सो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है सुपर पंच सीरीज, जहां पे हम जो है ब्रीफ आंसर्स कैसे लर्न करें एक शॉर्टकट तरीके से, वो हम यहां पे आप सभी को बतला रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहां पे आज हम क्या करने वाले हैं, आज दोस्तों इससे पहले हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस आई थी जहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमने अच्छे से कर लिया था। और आपकी डिमांड ये आई थी कि सर ओसीएम स्टार्ट करिए, तो लीजिए आपकी डिमांड पर हम हाजिर हो चुके हैं आपके ओसीएम सब्जेक्ट के साथ। और पहली जो सब्जेक्ट है वो आपका पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आता ही, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, वो सारी चीजें आपको आती ही। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आखिर में प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ये सुपर पंच सीरीज। तो यहाँ पे प्रदीप सर की टीम और ग्रेट ट्यूटोरियल्स पूरा आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज ये कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है वो हम लोग समझ लेंगे। अब प्रिंसिपल्स जो हम बचपन से पढ़ते रहे, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। एक ऐसा प्रिंसिपल, क्या एक ऐसा प्रिंसिपल जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वापस बताओ, द प्रिंसिपल विच इज यूज टू मैनेज एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है आपके 1 मार्क्स के लिए या फिर 1 सेंटेंस के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। यहाँ पे एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला आपको, यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सब आपको बताने आया हूँ कि आप इसको कैसे आराम से लर्न कर सकते हैं, सारे पॉइंटर्स अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज को पढ़े। हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स को कुछ 10 से 15 दिन बाकी रहेगा, उसी में हमें सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चीजें समझने का टाइम नहीं है, लर्न करना है हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड जनरल गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिहेवियरल इन नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब ये सारे कुल हमारे कुछ है 7 पॉइंटर्स। अब 7 पॉइंटर को याद कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारा बहुत ही अच्छा फेवरेट गेम है जो शायद आपने खेला होगा, शायद का खेला ही होगा एक ना एक बार, जो है पबजी। अभी पबजी हमेशा हमें डांट खिलवाता था, लेकिन आज हमें आंसर याद करवाएगा। तो चलिए याद करते हैं। अब पबजी क्या होता है, पी फॉर अगर मैं बताऊं तो पी फॉर आपका होता है प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या पी फॉर क्या होता है, पी फॉर प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अगर आपको प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय नहीं याद हो रहा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना लिखिएगा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स लिखिएगा, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। आपको पॉइंटर में क्या लिखना है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अगर वहीं मैं बात करूं यू से, तो यू से क्या होता है, यूनिवर्सल। ये क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है दोस्तों। क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये हर जगह क्या इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर में क्या है, फ्लेक्सिबल, इसको हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हमारा सोशल साइंस में जो प्रिंसिपल है हमारा मैनेजमेंट का, वो से हम लोग क्या, वो फ्लेक्सिबल है, उसे हम अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं फिजिकल साइंस की बात करूं, जहां पे लॉज होते हैं उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो पाइथागोरस थ्योरम है, कुछ सालों पहले भी, यानी 100 साल पहले भी अगर वो इंप्लीमेंट हुआ था तो वैसे ही चल रहा था, और आज भी वैसे ही आ रहा है। उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब न्यूटन की जो लॉ है, अब न्यूटन के लॉ में हम लोग ये तो नहीं कर सकते ना, जो कोई भी जो लॉ है उनका फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ, उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसमें अगर हमें चाहिए तो हम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल हर जगह क्या यूज होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ मैंने उसके फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता ही दिया आपको। अब आगे मैं बी की बात करूं तो बी फॉर आपका आता है बिहेवियरल नेचर। अब कौन सा प्रिंसिपल कब याद करना है, कब इंप्लीमेंट करना, वो बेसिकली डिपेंड कब करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ह्यूमन नेचर पे। सही बात है कि नहीं बात है, समझ में आ गया। तो वो क्या है, बिहेवियरल इन नेचर। और वही अगर मैं जी की बात करूं तो जी आपका होता है जनरल गाइडलाइंस। क्या होता है, जी फॉर जनरल गाइडलाइंस। फिर आपका है कैफ। कैफ क्या होता है, सी फॉर आपका आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ए फॉर ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। और एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर मैंने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताई, तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप लर्न कर सकते हैं पबजी कैफ। क्या, पबजी कैफ से आप जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। आई गेस आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करें तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको आता ही आता है, कभी आपके 5 मार्क्स के लिए आ जाए जहां पे आपको 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछे, या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 8 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्टेट करने के लिए आ सकता है। अब सबसे पहली चीज, ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया किसने, तो ये दिया गया था हमारे हेनरी फेयोल द्वारा, ठीक है। इस वजह से हेनरी फेयोल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो ध्यान रखिएगा। या फिर नेम द टर्म, नेम द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हेनरी फेयोल क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, वो हम लोग अभी आगे देखने वाले, जिनका नाम है FW टेलर। तो अब यहां पे याद कैसे करेंगे, अब याद कैसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्केला चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब एस्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या लिखा है, देखो टीम वर्क, याद रखना क्या लिखा है, टीम वर्क, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमेशा याद रखना है। टीम वर्क कभी होगा, टीम वर्क मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक पर्पस के लिए, एक एम के लिए, और उसको अच्छे से क्या करते हैं, अचीव करते हैं। अगर स्ट्रेंथ नहीं रही, अगर टीम में क्या स्ट्रेंथ नहीं है, टीम में यूनिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएंगे। सब वो बोलेगा मैं अपना करता हूं, वो बोलेगा मैं अपना करता हूं, समझ में आ, तो जो एक एम होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा, यानी डिवीजन हो जाएगा टीम में। तो हमेशा यह याद रखना, एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब टीम वर्क, टीम वर्क में यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, याद रखना जो बोल रहा हूं, ठीक है। अब आगे मैंने हमेशा से ये कहा है आपको कि ये देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है, कुछ प्रिंसिपल दिख रहा है, ये जो प्रिंसिपल वर्ड है ना, प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कॉमन है। अब यहां पे हेनरी फेयोल ने क्या कहा था, जब भी आपको मेरी 14 प्रिंसिपल याद करनी होगी तो सुपर ट्रिक जरूर अपनाना, जो है प्रिंसिपल आई यूज डैड कोर्सेज। प्रिंसिपल को बोलना मुझे आपको याद करना है, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे आई यूज डैड कोर्सेज। मैं क्या करता हूं, मैं अपने डैड का कोर्सेज का यूज करता हूं। तो चलो इस कोर्स को यूज करते क्या होता है। अब यहां पे देखिए आई फॉर क्या होता है, आई फॉर आता है आपका इनिशिएटिव, फिर उसके बाद यू फॉर क्या होता है, यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। एस फॉर क्या होता है, एस फॉर आपका एक स्केलर चेन हो जाता है। फिर उसके बाद ई फॉर क्या होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एस्पिरिट डी कॉर्प्स होता है। इक्विटी लिखना चाहते हो तो इक्विटी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आगे लिखूंगा। डी से क्या होता है, डी से डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ए से अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन। सी से क्या होता है, सी से आपका होता है सेंट्रलाइजेशन। ओ से ऑर्डर, उससे मेरा नाम भी चालू होता है, लेकिन मैं ऑर्डर लिखूंगा, अपना नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पे मेरा नाम नहीं पूछा गया। अब यू से क्या होता है, यू से आपका होता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर से क्या होता है, आर से रेम्यूनरेशन। क्या होता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब जो आप काम करते हो उसके बदले जो आपको एक्सचेंज में मिलता है, इनकम मिलती है, उसको रेम्यूनरेशन, एक तरह का वो इनकम होता है, ठीक है। अब एस से क्या होता है, एस से बचता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ई से मेरा इक्विटी बच गया तो इस वजह से मैं इक्विटी लिखूंगा। और एस से एक और चीज बच गई थी हमारी, जो थी आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो कभी भी अगर 14 प्रिंसिपल याद करने होंगे तो क्या यूज करोगे, बोलो प्रिंसिपल को बोलो कि आई यूज डैड कोर्सेज। समझ में आ गया। और इस तरह से आप जो है 14 प्रिंसिपल अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, और इसमें से आप 2-2 पॉइंट लिख भी देंगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। आपके एग्जाम में पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं। और हमेशा याद रखना, हेनरी फेयोल को क्या कहा जाता है, हेनरी फेयोल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और हेनरी फेयोल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ आप ये जो ट्रिक्स है वो अपने एक नोटबुक में लिखते जाइएगा। अब मुंबई हाई कोर्ट से दिल्ली दूर है, सच में दूर है क्या, है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और यहां पे आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहां पे मैंने एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थी वो आपका दिया गया था FW टेलर जी द्वारा, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। हमेशा याद रखना है कि 14 प्रिंसिपल यानी मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है, उनको कहा जाता है हेनरी फेयोल कहा जाता है। और वही अगर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करूं तो उसके फादर कौन है, वो है आपके FW टेलर। इतनी चीजें याद रखना, एक मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब
बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल्स कैसे याद करेंगे, बता दिया मैंने, मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली दूर नहीं है, तो याद कर लो मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली दूर नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है। तो चलो देखते हैं, मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली दूर है, सॉरी मैंने नहीं है बोल दिया, क्या है, मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली दूर है, बस इतना चीज याद रखना है। अब आपका आंसर यहां पे आएगा। चलिए देख लेते हैं पहले एम से क्या आ रहा है आपका, एम यहाँ पे देखो एम है, तो एम से आपका आता है कलर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बदलाव करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है एम से आता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। क्या होता है, मेंटल रेवोल्यूशन। वही अगर मैं एच की बात करूं तो एच से आता है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वही अगर मैं सी की बात करूं तो सी से आता है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैं यहां पे पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स देने आया हूं कि किस तरह से आप आपके जो पॉइंटर्स है वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में रख सकते हैं। यहां पे हम पढ़ा रहे नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको एक ही कंसेप्ट जो है क्लियर करवाऊं। हमारे बोर्ड एग्जाम जो है 10-15 दिन में हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, समझ में आ गया। तो ये अगर मैं बात करूं एस से, तो एस से आपका आता है साइंस नॉट रूल थंब। क्या, साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। वही अगर मैं डी से बात करूं तो डी से आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। और वही अगर वापस डी से बात करूं तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये आपका डी। वापस एम से क्या आता है, मेंटल रेवोल्यूशन। एच से क्या आता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सी से क्या आता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एस से क्या आता है, साइंस नॉट रूल थंब। और डी से क्या आता है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डी से वापस क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। क्लियर हो गया चीज, बस याद कर लो, मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली दूर है, समझ में आ गया, बहुत इजी है मेरे ख्याल से। तो मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली दूर है। तो ये आपको मेरी जो ट्रिक है किस तरह से लेंगे, और इस तरह से मैं अपने माइक के वायर में ट्रिक में फंस गया हूं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे बारी आ चुकी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है, अभी मैंने बताया, क्या सच में वो क्वेश्चन बैंक में है कि मैं बस एवं ही बोल रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। दैट वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बता था क्या मैंने, बताया था कि नहीं बताया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका आंसर आप लोग लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, स्केलर चेंज मींस द हायरार्की डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पे मैं बता देता हूं, अथॉरिटी इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, स्केलर चेंज होता क्या है, ठीक है, बता देता हूं। यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा शॉर्ट में। ये आपकी हायरार्की है, ठीक, ये आपका होता है टॉप लेवल। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है 3 लेवल्स में डिवाइड होती है। एक आपका टॉप लेवल, मिडल और लोअर लेवल। अब स्केलर चेन क्या होता है, ये एक चेन है, ठीक है। अगर टॉप लेवल वाले को कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले टॉप लेवल वाला किसको बताएगा, आपके मिडिल लेवल को बताएगा, और मिडिल लेवल वाला क्या करेगा, लोअर लेवल को बताएगा। सही बात है कि नहीं बात है। वही अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं, लोअर लेवल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिफिकल्टीज फेस हो रही है, या फिर उसको कुछ बात करनी होगी, तो डायरेक्ट टॉप लेवल पे जाएगा क्या, नहीं, वो किसको बताएगा, अपने सीनियर को बताएगा। यानी उसके जो मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट वाले होंगे उनको बताएगा, और मिडिल वाले किसको फॉरवर्ड करेंगे, टॉप लेवल वाले को। तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है आपका स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना डिटेल में बस ऊपर से मैंने बता दिया। तो ये क्या आ गया, स्केलर चेन मींस द हायरार्की hierarchy of authority from top level to the lower level for the purpose of the communication। और मैंने वहीं पे वो समझा दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे आता है आपका मैच द फॉलोइंग। हेनरी फयोल क्या है, हेनरी फयोल मैंने बताया था कुछ। हेनरी फयोल किसके फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। वही अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलूं तो यहां पे वन हेड वन प्लान। आगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्या है, क्या है यहां पे, जनरल गाइडलाइंस, राइट टू टेक डिसीजन, एफडब्ल्यूटी, रेम्यूनरेशन, ओबे एंड रेस्पेक्ट टू। मेरे ख्याल से तो जनरल गाइडलाइंस है, सही है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होता है टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आपका होता है ओबे एंड रेस्पेक्ट रूल्स। क्या होता है, ओबे एंड रेस्पेक्ट रूल्स होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे गिव वन वर्ड और phrase for a term which can be substitute each of the following। a function of creating something new for an economy क्या होता है, जब भी हम कोई चीज नहीं लेते तो हम लोग उसका बोलते हैं इनोवेशन, इनोवेटिव, अनोखा। तो यही आएगा यहाँ पे, इनोवेशन आएगा।
ठीक है। द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जो क्या बताता है, जो बताता है हमें कि सारी जो जगह होनी चाहिए, सारी जो चीज होनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए और अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो अपनी अपनी जगह पे यानी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। तो मैंने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो यहां पे आंसर आएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। द वन हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, हमने पढ़ा था, हमारे नेचर में पढ़ा था, यूनिवर्सल भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन पढ़ा था, सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। अब आप देखोगे तो जितनी चीजें मैंने बताई है वो आपके क्वेश्चन बैंक में सारी चीजें, यानी आप 3 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन बैंक आप पूरा सॉल्व कर पा रहे हो। फिर फाइंड द ऑड मैन आउट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्या आएगा इसका आंसर। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी पढ़ा था, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डैड पढ़ा था हमने, डैड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी और डिसिप्लिन। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहां से गया, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में है, यहां पे कहां कह रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अरे 2 मिनट रुकिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होगा, ठीक है। अब आंसर इन 1 सेंटेंस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूं। सीधी सीधी बात है, अगर आप 14 प्रिंसिपल कर रहे हो तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट होने चाहिए, जिनको भी सबऑर्डिनेट चाहिए होने चाहिए, उनको क्या जो कमांड होना चाहिए वो एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। 10 सुपीरियर से मिलेगा तो क्या होगा, अब भी बता। अगर मैं एक इंसान हूं, मुझे 10 लोगों से ऑर्डर्स आते हैं, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना वो करना है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। सही बात है कि नहीं बात है। मैं जो चीजें वो प्रॉपर वे में नहीं करवाऊँ, वो बोल रहे कि इधर जा और वो बोल रहे तू इधर नहीं इधर जा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं एक ही इंसान हूं ना। तो मुझे ऑर्डर अगर अलग अलग जगह से मिलेगा तो मैं काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इट मींस दैट द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर रादर देन मेनी सुपीरियर्स। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेज, शायद मैंने बताया था, क्या बताया था, देखो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि द प्रिंसिपल विच इज यूज्ड फॉर, क्या, द प्रिंसिपल विच इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। एसपी डी कॉप्स मीन द डिवीजन इज स्ट्रेंथ, कुछ बताया था। एसपी डी कॉप्स के ब्रैकेट में टीम वर्क लिखा था और मैंने टीम वर्क यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका जो डिवीजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यूनिटी से रिप्लेस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ऑलरेडी मैंने बता दिया। आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और ऐड करने रहेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में जैसे मैंने बताया कि अगर 10 जगह ऑर्डर मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होगा, काम होगा, एफिशिएंसी से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स बन गए। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, इट इज वन ऑफ दी प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज कॉइन्ड बाय हेनरी फ्योल। ये आपके क्या हो गए, 4 से 5 पॉइंट बन गए। एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुंबई हाईकोर्ट दिल्ली से दूर है, लिख दो, आंसर आ जाएगा। आगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे, अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लिखोगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखोगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा क्या है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से एक पॉइंट है ये, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या लिखोगे, इक्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हो कि जो काम है, काम के हिसाब से लोगों को अगर पेमेंट मिलनी चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है और हमने इसमें भी देखा था। और वही अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने बता था, सही बात है कि नहीं बात है। तो वहां पे हमने ये चीजें कवर कर ली थी। और एक्सप्लेन एनी 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय, हमने 8 के हमने 14 के 14 प्रिंसिपल याद के लिए प्रिंसिपल आई यूज डैट क्वेश्चन। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने एक एक करके सारी चीजें कर दी और जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में थे वो सारी चीजें मैंने यहां पे करवा दी। तो बस आपको करना नहीं, आपको 3 आंसर्स लर्न करने और 3 आंसर्स आपने लर्न कर दिया। किस तरह से लर्न करना वो मैंने आपको सुपर ट्रिक के तहत बता दिया है, बहुत ही आसान तरीके में। तो दोस्तों आपको ये जो मेरी ट्रिक है वो कैसी लगी, गिरी ट्यूटोरियल्स की जो ट्रिक है, प्रदीप सर की जो टीम है, ये उनकी जो सुपर ट्रिक है वो आपको कैसी लगी, सुपर सीरीज जो आ रही है आपकी, वो कैसा लग रहा है आपको, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आप हमें हमारी जो ट्रिक है प्रैक्टिस करते आप पढ़ते टाइम आप कितना पढ़ रहे, किस तरह से पढ़ रहे, वो आप हमें
टैग कर सकते हैं। प्रदीप सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे आप जाके उनको मेंशन करके वहां पे आप हमें टैग कर सके, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और पूरी जो सीरीज है वो हम जल्दी जल्दी क्या कंप्लीट कर दे दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात अपना ख्याल रखिए दोस्तों।